श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल पिपली खेड़ा मेरठ, कक्षा 11, विषय नागरिक शास्त्र, दूसरी पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, उसका तीसरा अध्याय चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस अध्याय के बारे में मैं चर्चा करूंगी। इसके मुख्य बिंदु हैं लोकतंत्र में चुनाव का महत्व, दूसरा बिंदु है चुनाव की विभिन्न विधियां और तीसरा बिंदु है भारत में चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं। चौथा बिंदु है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग और पांचवा बिंदु है चुनाव सुधार। तो मैं सबसे पहले चुनाव और प्रतिनिधि को एक खेल के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि जिस प्रकार से किसी भी खेल जैसे कि शतरंज, उसकी गोटी यदि घोड़ा है वो 2.5 चलने का उसका नियम है और यदि वो 2 चलता है तो गलत हो जाता है और इसके गलत और सही का जो निर्णय लेते हैं वो एम्पायर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक प्रतिनिधि के चुनने का निर्धारण आयोग के माध्यम से किया जाता है। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व, किसी भी देश का शासन प्रशासन प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। प्रतिनिधियों के चुनने की प्रक्रिया को ही हम चुनाव कहते हैं। लोकतांत्रिक देश या अलोकतांत्रिक देश, सभी देशों में चुनाव की प्रक्रिया एक संवैधानिक निकाय के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से की जाती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन अर्थात प्रतिनिधियों का शासन, जिसमें जनता की बराबर की साझेदारी और विश्वास हो। ऐसे शासन में सबसे पहले क्या चीज आती है? प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। जो शासक होगा, जो प्रतिनिधि होगा, उसका चयन किस आधार पर किया जाएगा, उसकी क्या योग्यताएं होंगी, वो किस प्रकार से शासन प्रशासन को चलाएगा, ये किसके अंतर्गत आता है? प्रतिनिधित्व की व्यवस्था देश की संविधान के अंतर्गत की जाती है। भारत में भी भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है। दूसरी बात आती है मतदाता की योग्यता। जो नागरिक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे वो मतदाता कहलाते हैं। ऐसे मतदाताओं के लिए उनकी आयु निर्धारित करना, उनकी योग्यता निर्धारित करना, उनकी कार्यक्षमता निर्धारित करना कि वो कहाँ के निवासी हैं, स्थायी रूप से हैं, नहीं हैं, उनकी नागरिकता रजिस्टर्ड है या जन्म से है, ये सारे प्रावधान चुनाव के लिए मतदाताओं के लिए निश्चित की जाती है। तीसरी बात आती है चुनाव आयोग की भूमिका। ये दोनों कार्य करने के लिए हमारे देश में या किसी भी देश में संविधान में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान किया जाता है। ऐसा ही भारत में भी है। अगली आती है कि चुनाव की विभिन्न विधियां। अब जो हम प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसमें कौन कौन सी विधियां होती हैं, ये एक मैं प्रसिद्ध विचारक आपको बताती हूँ, थॉमस हेयर रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी है इलेक्शन ऑफ एनालिसिस। उसमें आनुपातिक प्रणाली के बारे में लिखा है। आनुपातिक यानी समानुपातिक प्रणाली क्या होती है? समानुपातिक प्रणाली में मतदाताओं
के मत को गिना जाता, एक एक मतदाताओं का मत गिना होता है। और निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय भी होते हैं, जिसमें एक न्यूनतम कोटा यानी 2 तरीके का ये मत प्रणाली होती है, जिसमें एकल संक्रमणी पद्धति और दूसरी सूची मत प्रणाली। जो मतों का निर्धारण मतदाताओं का होता है, वो अनुपात उसका निकाला जाता है, तब कोई प्रतिनिधि प्रत्याशी के रूप में जो उम्मीदवार होता है वो विजयी घोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत में लेते हैं, तो भारत में ये प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों में लागू की जाती है। इसके अलावा नीदरलैंड और इजराइल में भी समानुपातिक प्रणाली चुनाव की ली गई है। अब ये आनुपातिक प्रणाली की सूत्र जो है कि प्रत्याशी जो विजयी होगा उसके लिए कोटा निर्धारित होता है। वो कोटा क्या होता है कि जितने भी मतदाता मतदान में भाग लेते हैं, तो कुल मतदान और बटे कुल जितने भी उम्मीदवार जो विजयी होने हैं उनके उम्मीदवारों की संख्या प्लस उसमें एक जोड़ते हैं और दोनों को जो उम्मीदवार होते हैं कुल मतदाताओं से भाग करते हैं। भाग करने पे जो भाजनफल आता है उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं भारत के परिपेक्ष में बताती हूँ कि किसी एक विधानसभा में यदि 200 निर्वाचित मतदाता हैं, तो ये 200 मतदाताओं में जो नीचे 4 संख्या रखी गई है वो है जो उम्मीदवार विजयी प्रत्याशी हैं उनकी संख्या प्लस 1 हो जाती है 5। यहाँ पे 5 को हम जब 200 से भाग करते हैं तो आता है 40। 40 में भाजनफल 1 जोड़ते हैं तो आता है 41। ये 41 इस 4 मतदाताओं में से जो मतदाता जो प्रत्याशी 40 यानी 41 प्राप्त करते हैं, वो 41 से ज्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कोई उम्मीदवार 100 उनको वोटें प्राप्त हो मतदाताओं से, तो और बाकी हो सकता है किसी को 30 मिली हो, किसी को 20 मिली हो। तो जो हमें सबसे कम मतदान जिसको मिलता है उम्मीदवार को, 4 में से मान लिया 4 चुनने हैं, 4 में से किसी को और कम मिला हुआ है तो उसके मतों को उसमें जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से निर्धारित कोटा तो 41 ही है और 41 से ज्यादा जितनों ने विजयी प्राप्त किया है, क्योंकि उसमें भी 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, जो कम होगा 41 पूरा नहीं हो रहा तो उसके कम वाले को इसमें जोड़ दिया जाएगा, 41 कर दिया जाएगा। इस तरीके से चुनाव किया जाता है। तो ये जो प्रणाली है ये एकल संक्रमणी पद्धति है, यानी इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी होते हैं। इसी तरीके से सूची मत प्रणाली आती है इसकी दूसरी। इसमें यह जो चुनाव प्रणाली है अमेरिका, अर्जेंटीना, पुर्तगाल में चुनाव के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो भी प्रत्याशी होते हैं उनको वरीयता क्रम में अगर हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि 4 प्रत्याशी हैं, उनको वरीयता बना दी जाती है कि 4 प्रत्याशी में से कोई 2 लेने हैं या 1 लेना है, तो उनकी वरीयता A, B, C, D बना दी जाती है और मतदाता एक ही मतदाता उस वरीयता क्रम में क्या करता है, वोटिंग डालता है, किसी को A, किसी को B, किसी को C, और उसके बैलेट पेपर को उसी हिसाब से जोड़ दिया जाता है कि कितने A प्राप्त किए, कितने B और कितने C, उसकी सूची बना करके उसी आधार पर निर्णय दिया जाता है, तब वो प्रत्याशी विजयी होता है, प्रतिनिधि बनता है। तो इसको हम कहते हैं सूची मत प्रणाली। अब इसको हम एक उदाहरण देकर के क्लास के बच्चों के बीच में कह सकते हैं कि यदि हम क्लास में कोई 2 या 4 मॉनिटर हमें चुनने हैं या 4 हाउस बनाने हैं और 4 हाउस के हमें प्रतिनिधित्व चुनने हैं, उसके लिए हम बच्चों आपके बीच में ये कह सकते हैं सूची मत प्रणाली के अंतर्गत एक
हम आपको बैलेट पेपर बना के देते हैं ABCD, और अब हम आपसे कहते हैं कि हर बच्चा ABCD करके इन जो सूची है इसमें अपनी वरीयता क्रम लिखेगा, और वो फिर मैं आपसे कलेक्ट करती हूँ और उसके बाद उसमें देखती हूँ किसको ए मिला है ज़्यादा, किसको बी और किसको डी। इस तरीके से हम अपने हाउसेस के जो प्रतिनिधि हैं उसको चुनते हैं। तो इसको हम कहते हैं सूची मत प्रणाली। तो अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी जो प्रणाली है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। ये भारत में है कि जब वोटिंग की जाती है, जब चुनाव होता है, तो जो भी प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो विजयी हो जाता है। अब हम उदाहरण के लिए अगर भारत के 1984 का चुनाव देखते हैं, जिस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके कांग्रेस के प्रतिनिधित्व यानी भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय 543 सीटें जो लोकसभा की थी, उसमें 415 सीटें राजीव गांधी सरकार यानी कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। लेकिन अगर हम उसका पूरा विश्लेषण करते हैं तो हमें कांग्रेस की जो प्रतिशत प्राप्त हुआ था वो 48% वोटें प्राप्त हुई थी। तो इसमें क्या है, जो जीत गया वही सिकंदर, क्योंकि ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको कहते हैं, जो वयस्क मताधिकार प्रणाली भी इसको कही जाती है, कि जो नागरिक होते हैं जिनकी आयु जैसे भारत में है कि जिसने 18 वर्ष पूरी कर ली है वो चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इसी प्रणाली के माध्यम से कराए जाते हैं, और जिसके लिए अलग अलग चुनाव जो क्षेत्र परिसीमन कर दिया गया है कि विधानसभा की सीटें अलग हैं और लोकसभा की सीटें अलग हैं, और उसमें जो विजयी होता है सबसे ज्यादा वोटों से वो प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। अब ये मतदाता की जो चुनाव की आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, और ये 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1989 में ये कितनी कर दी गई, 18 वर्ष करी गई। तो भारत में चुनाव की विशेषता क्या है? भारत में चुनाव की व्यवस्था कैसी है? बहुलवादी व्यवस्था। बहुलवादी की दोनों ही प्रणाली है, एक तो ये वाली जो सर्वाधिक वोट से जीतता है वो, और दूसरी एकल संक्रमणी पद्धति। दोनों ही चुनाव की प्रणाली भारत में यानी बहुलवादी प्रणाली चुनाव में अपनाई गई है और संवैधानिक रूप से अपनाई गई, क्योंकि भारत में एक तो बहुदलीय प्रणाली है चुनाव के लिए। दूसरी बात, भारत में जो जागरूकता की शुरू से थोड़ी सी कमी रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में शिक्षा और विज्ञान और आधुनिकीकरण का विकास हुआ है, वैसे वैसे मतदाताओं का प्रतिशत भी निरंतर बढ़ता रहा है। तो भारत में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति, बहुत सारी बहुलताएं पाई जाती, तो सिस्टम में भी बहुलवादी व्यवस्था को लिया गया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग, भारत में ये सारे जो चुनाव व्यवस्था कराने की प्रावधान किया है वो संविधान के अनुच्छेद 324(1) में इसका प्रावधान किया गया है। जो चुनाव आयोग बनाया जाएगा वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, शासन, प्रशासन सबसे अलग होके स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा, जिसके चुनाव आयोग के जो एक आयुक्त, बीच बीच में ऐसा हुआ है कि 3 आयुक्त रहे हैं, तो आयुक्त का जो नियुक्त करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से वो मुख्य आयुक्त की नियुक्त करता है, जिसका कार्यकाल कितना रखा गया है? 6 वर्ष रखा गया है। 6 वर्ष से पहले वो यदि 65 वर्ष का हो जाता है तो सेवा निवृत्त हो सकता है। इसके अलावा यदि जिस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, इसी प्रकार से चुनाव आयोग के आयुक्त पर यदि संसद के दोनों सदनों के यानी राज्यसभा और लोकसभा
उनके उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई संविधान के उल्लंघन या चुनाव में की गड़बड़ियां, इससे संबंधित कोई प्रस्ताव लाया जाता है और 2/3 बहुमत से दोनों ही सदनों में पारित होता है, तब चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता, अन्यथा चुनाव आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता। और चुनाव आयोग के जो मुख्य रूप से कार्य होते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग सीमित होता है, वो अपने सभी चुनाव के कार्य प्रशासनिक संगठन के माध्यम से करवाता है। और मुख्य कार्य क्या होते हैं? जैसे मतदाता सूची तैयार करना, पूरे देश की मतदाता सूची को तैयार करना, और मतदाताओं के लिए नीति निर्धारण करना, मतदाता के लिए उसके लिए क्षेत्र निर्धारित करना, चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना। इसके अलावा जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, राज्यसभा का हो, जितने पूरे भारत में चुनाव होते हैं, उनके चुनावों का निर्धारण करना, उसको चुनाव करवाना, ये सब कार्य चुनाव आयोग के माध्यम से होता है। इसके अलावा क्या करता है कि चुनाव चिन्ह निर्धारित करना, चुनाव में प्रत्याशियों का नामांकन करना और उसका निर्णय किस प्रकार चुनाव कराएं, उसका निर्णय देना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, कार्य हैं, वो चुनाव आयोग के माध्यम से की जाती है। और जिस समय चुनाव किया जाता है, उस समय उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिल जाते हैं। उस समय जब चुनाव होते हैं, उस समय विशेषाधिकार ये रहता है, वही निर्धारित करते हैं कि चुनाव में कितना धनराशि विभिन्न दल करेंगे, वो चुनाव में प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, उनके अगर वो चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो दंड का कार्रवाई करने का प्रावधान भी चुनाव आयोग का हो जाता है। इस तरीके से कुछ विशेषाधिकार चुनाव आयोग को मिलते हैं, जो उस समय वो किसी भी तरीके का चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके प्रति कार्रवाई भी की जाती है। तो चुनाव आयोग जो होता है, ये इसके जो कार्य होते हैं, वो आपको कार्य बताया किस तरीके से क्या कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग क्या करता है? एक परिसीमन आयोग का भी गठन करता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के आयुक्त से सलाह करके परिसीमन आयोग का गठन करता है, और राज्यों में राज्य चुनाव आयोग का भी गठन इसके माध्यम से किया जाता है। इसका जो ढांचा होता है, संरचना होता है, पिरामिड की तरह होता है, क्योंकि राज्य सरकारों में राज्य में भी चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग बना दिया जाता है। परिसीमन आयोग इसलिए बनाया जाता है कि जो लोकसभा की सीटें हैं 400, 543, उनके लिए निर्धारित करना कि किस प्रदेश में कितनी सीटें कौन कौन सी रखी जाएंगी, उनका परिसीमन क्या होगा, इस आयोग के माध्यम से किया गया है। फिर आता है कि चुनाव सुधार। जो चुनाव आयोग है, इसके माध्यम से अब तक 1951-52 से लेकर अब तक कितने चुनाव, 2019 तक कितने चुनाव हो चुके हैं? लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं, यानी 17वीं लोकसभा इस समय चल रही है। और अगर हम इनके सुधार में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें कमियां हैं चुनाव में, जिसके माध्यम से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिनिधि नहीं आ पाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो कई बार आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, तो इसमें बहुत सारी सुधार की आवश्यकता भी होती है कि जनता, जो संप्रभुता है वो जनता है, जनता जब चाहे तो अपने प्रतिनिधि को सत्ता से हटा देती है। तो इसमें सबसे पहला सुधार आता है कि सर्वाधिक जीत की प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रणाली होनी चाहिए। अगर हमें एक स्वस्थ और स्वतंत्र निष्पक्ष प्रतिनिधि चुनना है, जिसकी अधिक से अधिक सहभागिता जनहित में हो, जन अपेक्षाओं में है, जन मूल्यों में है, जन की संस्कृति में है, तो ऐसे प्रतिनिधि के चुनाव करने के लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी? समानुपातिक प्रणाली चुनाव में लेनी होगी। दूसरा सुधार यह है कि
महिलाओं का ये अलग से प्रावधान होना चाहिए, महिलाओं को अलग से प्रावधान दिया जाना चाहिए। यद्यपि ये प्रावधान महिलाओं को नहीं दिया जाता है, जबकि चुनाव में और प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले एक और अलग व्यवस्था हो गई थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली रख दी गई थी। पृथक निर्वाचन की जो अंग्रेज थे उन्होंने मुसलमान जो समाज था उसके अंदर इस तरीके का वातावरण पैदा कर दिया था कि उन्होंने पृथक निर्वाचन अपना अलग मांग कर ली थी। तो उन्होंने जो जहां बाहुल्य जिस समाज का होता है, जब उस बाहुल्य क्षेत्र में उनको पृथक से उनकी सीटें निर्धारित कर दी जाती हैं तो पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। ऐसा पहले था। इसी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था की गई है संविधान में, उसे तो उसका विरोध कर दिया गया, उसे आरक्षण पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं ली गई है संविधान में, और आरक्षण प्रणाली संविधान में ली गई है। यह आरक्षण प्रणाली क्या ली गई है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जिनका प्रतिनिधित्व संविधान में नहीं हो पाया है, उनके लिए अलग से लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं में अलग अलग इनकी निर्धारित क्षेत्र जो जहां पर रहने वाले बाहुल्य हैं वहां पर उनकी सीटें निर्धारित की गई हैं। इसी तरीके से महिलाओं को समानता देते हुए महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान लोकसभा राज्यसभा में चल रहा है, लेकिन अब तक प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। अगला सुधार है कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव आयोग के द्वारा उनको जब नामांकन किया जाता उनकी सीट का, तो क्या करना चाहिए कि उनकी जांच करनी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के प्रति कोई फौजदारी मुकदमा चल रहा है, फौजदारी का मतलब कि उन पर किसी भी तरीके का कोई मर्डर का मुकदमा चल रहा है, उसने कई मर्डर करे हुए हैं, किसी को मारा हुआ है, इस तरीके का अगर मुकदमा चल रहा है भारी गंभीर, तो उसकी सदस्यता भी भंग कर देनी चाहिए। आगे भविष्य में भी वो किसी चुनाव में ना उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो। इसी तरीके से इनको और भी जो इसमें सुधार करे गए हैं उसके अंतर्गत आता है कि चुनाव सुधार में चौथा सुधार है कि जो चुनाव आयोग है उसे राजनीतिक दलों में जो चुनाव के समय धन का अपव्यय किया जाता है, अपने दलों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा धन लगाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम यदि देखते हैं, ऐसे लोकतंत्र में एक छोटा सा चुनाव जो गांव के प्रधान का होता है, उस गांव के प्रधान के चुनाव में भी लगभग 1 करोड़ तक की खर्चा वो कर देता है। और ये खर्चा कैसे करता है कि गांव में लोगों को शराब बांटना, लोगों को कंबल बांटना और लोगों को और लालच की चीजें देना। तो इस तरीके से चुनाव प्रचार में धन के अपव्यय पर चुनाव सुधार के अंतर्गत क्या करना चाहिए, कठोर से कठोर उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि यदि चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक दल या उसके प्रत्याशी जिनका नामांकन किया जा चुका है वो अपने प्रचार प्रसार में यदि अधिक से अधिक पैसा व्यय करते हैं तो उनकी सदस्यता भंग कर देनी चाहिए। अगला क्या सुधार इसमें होना चाहिए, छठा सुधार, जिसमें जो प्रत्याशी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने धर्म जाति वर्ग के नाम पर अपीलें करते हैं कि हम अपने धर्म के बारे में ऐसा करेंगे, अपना बहुत इसके लिए मस्जिद बनवाएंगे या मंदिर बनवाएंगे। धर्म को एक आधार लेकर के या जाति के को आधार लेकर के जो बड़ी बड़ी अपीलें की जाती हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, उन पर भी कठोर से कठोर उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी तरीके से जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दल हैं
उनकी कार्य प्रणालियां जो हैं वो कथनी और करनी में अंतर होता है। उनकी जो घोषणाएं होती हैं, उन घोषणाओं की एक एक घोषणाओं को उसका विश्लेषण करने के लिए और उनकी कार्यपद्धतियों के उनके प्रचार और प्रसार के लिए उस पर पूर्ण रूप से एक दूसरा कोई निकाय ऐसे बनाया जाए जो उस पर निरीक्षण करे और निरीक्षण करके यदि वो समाज में सांप्रदायिकता फैलाते हैं और समाज में जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं तो ऐसे में उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये सुधार यद्यपि चुनाव आयोग के सारे कार्यों को सारे पूरे देश में जितने भी चुनाव होते हैं उनको चुनाव को करवाता है और इससे संबंधित जो कानून बनते हैं वे कानून संसद के द्वारा पास किए जाते हैं। अब हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि यद्यपि ये सारे सुधारों की आवश्यकता है लेकिन समय समय के साथ जो हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है इसमें बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग एक बहुत स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में लगा हुआ है। उसने बहुत सारी ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगाए। यदि हम ये 17 लोकसभा के चुनाव में देखते हैं तो इसमें भी उसने जहां कहीं भी किसी ने किसी प्रकार का राजनीतिक दलों ने या प्रत्याशियों ने अपने नियमों को तोड़ा वहीं पर उसको उसके प्रति कार्यवाही करके चुनाव आयोग ने उनकी 2 दिन के और 3 दिन के चुनाव और प्रचार को निलंबित कर दिया। तो इस तरीके से जो निष्कर्षतः कहा जाए तो भारत में जो लोकतंत्र है उसके अंतर्गत मतदाता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते बल्कि वो प्रदेश में राज्य सरकार का भी निर्माण और गांव में गांव के प्रधानों का निर्माण उनके द्वारा ही उनके चुनाव के द्वारा ही किया जाता है। उनकी सहमति उनकी साझेदारी से किया जाता है। इसलिए प्रमुख भूमिका किसकी होती है? मतदाताओं की होती है। और मतदाता धीरे धीरे जैसे ही समाज में शिक्षा और जितना भी संचार के साधनों का विकास हुआ है वैसे वैसे मतदाता जागरूक होते रहे हैं और इस जागरूकता के कारण मतदाता ज्यादा से ज्यादा चुनाव में भागीदार होते हैं। आज चुनाव होता है तो उस चुनाव में एक बैलेट पेपर में एक नोटा का विकल्प होता है जिसको अगर प्रतिनिधि समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोटा पे वोट डाल सकते हैं। तो यदि कोई प्रत्याशी ऐसा लग रहा है कि वो उसके क्षेत्र में उसके जनमत उसके प्रति नहीं, जनता उसके प्रति जो वो होता है मतदाता वो उसके प्रति संतुष्ट नहीं होता तो नोटा पर वोट डाल देता है। तो ये जागरूकता ही है जो इस तरीके से और वोट का जो प्रतिशत है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज मतदाता 60% वोट डालते हैं। अगर हम पीछे के चुनाव देखें तो वोट का जो प्रतिशत था वो कम होता रहता था। आज महिलाओं को यद्यपि आरक्षण का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ लेकिन फिर भी महिलाओं की सहभागिता बराबर आगे से आगे बढ़ती जा रही है, चाहे संसद में देख लीजिए और चाहे राज्यसभा में चाहे विधानसभा में देख लीजिए। आज हमारी वित्त मंत्री जो है वो भी एक महिला है। इस तरीके से जो चुनाव है इस चुनाव की प्रक्रिया से ये भागीदारी अधिक बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि चुनाव में गड़बड़ियां खत्म हो रही हैं तो ये चुनाव में गड़बड़ियां ही यानी चुनाव आयोग जो निरंतर सुधार कर रहा है जिससे चुनाव में गड़बड़ियां निरंतर समाप्त हो जाती हैं और एक स्वस्थ लोकतंत्र जो दिखना चाहिए वो धीरे धीरे दिखाई देता है।